हेलो, इस समय हम पोर्ट ब्लेयर में ही हैं। आज दिन की शुरुआत जॉगर्स पार्क विज़िट करके कर रहे हैं। हमारे होटल से ये जगह ज़्यादा दूर नहीं है, 5 ही मिनट लगे हमको यहाँ पर आने में। सुबह 7 बजे का टाइम है। मुझको काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि आप देखना चाहते हो ना कि यहाँ के लोग सुबह मॉर्निंग वॉक कैसे करते हैं, अच्छा गार्डन हो, तो आप जॉगर्स पार्क देखो, आपको मस्त लगेगा। ये है कि यहाँ पर जो आने का बेस्ट टाइम है वो सुबह 4:30-5 बजे का है। इनफैक्ट आप 5:30 तक भी आ जाओ तो भी सही है। अभी तो क्या, सूरज हमारे सिर के ऊपर है, गॉगल्स हमने लगाए हुए हैं क्योंकि सन तेज़ है। पिछले कुछ सालों से ना इस तरह के ओपन एयर जिम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। आई थिंक लास्ट 10 साल से तो हम जगह जगह देख ही रहे हैं। आइए थोड़ा सा पार्क घूम लेते हैं और आपको सराउंडिंग्स भी दिखा देते हैं। दस से 12 मिनट मैंने धूप में वॉक किया। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है इस समय। यहाँ पे अभी मैं पेड़ की छाँव में खड़ा हूँ तो राहत मिल रही है। हवा ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही लेकिन फिर भी छाँव की राहत है। और सुबह 7 बजे आसमान कैसा दिखता है वो आप देख लो। वाओ, सो क्लियर। हम होटल पहुंच गए हैं। नाश्ते में 3-4 ऑप्शंस हैं। मैं अपने लिए ले रहा हूं उत्तपम और सांभर। उत्तपम तो अच्छा बना है, चटनी भी सही है। सांभर ना ऐसा लग रहा है जैसे दाल में सब्जी हैं। तो सांभर का टेस्ट में थोड़ी कमी है लेकिन फिर भी ओवरऑल अच्छा है। और जो चीज़ हमारे को ब्रेकफास्ट करते समय अच्छी लग रही है, अब क्योंकि मैं 4 दिन से यहाँ पर हूँ तो मैं हर दिन महसूस करता हूँ, वो है कि आप जहाँ पर बैठे हुए हो ना रेस्टोरेंट में, बगल में सी है, तो आप हाइट से सी को देखते देखते अपना मील एंजॉय कर सकते हो। कुछ टेबल चेयर दिख रही है ना आपको सामने, तो शाम का जब समय होता है कुछ लोग वहाँ बैठ जाते हैं। अच्छी लगी मेरे को ये प्रॉपर्टी। हम लोग दूसरे होटल में जो इनका हॉर्नबिल नेस्ट है वहाँ भी रुके थे। वो थोड़ा सेक्लूडेड है, मतलब आप बहुत ज़्यादा बाहर चले जाते हो। यहाँ पर उतना बाहर नहीं जाते आप। मेरे को वो भी जगह पसंद आई, ये भी। दोनों के व्यूज़ अलग हैं, बट समहाउ ये मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा प्रॉपर्टी लग रहा है। अपने होटल से लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र करके अभी हम चाथम आए हैं। 3 दिन पहले भी हम यहाँ पर आए थे। यहाँ से 300 मीटर आगे चले जाएंगे ना तो जेट्टी पॉइंट से माउंट मणिपुर की फेरी मिलती है, तो हम लोग माउंट मणिपुर गए थे। आज यहाँ आने का पर्पज़ क्या है, मैं आपको चाथम की हिस्ट्री के बारे में जानकारी दूँ और हम सॉमिल विज़िट करें। पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। 1857 में 2 ब्रिटिश सर्वेयर यहाँ पर आए थे। उन्होंने चाथम को आइडेंटिफाई किया एज एन आइलैंड कि यहाँ पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लाया जा सकता है। तो फर्स्ट बैच ऑफ 200 पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो मेनलैंड से यहाँ लाए गए, मैं 1857 रिबेल फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात कर रहा हूँ, उनको यहाँ लाया गया 10 मार्च 1858 को। तब ये जगह आइलैंड थी। आज आइलैंड नहीं है, आज तो पोर्ट ब्लेयर का हिस्सा। सामने जो आपको ब्रिज दिख रहा है ना, ये ब्रिज ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था, तो तब ये ब्रिज नहीं होता था। तो यहाँ पर उन्होंने रहना इसलिए पसंद किया, मैं ब्रिटिशर्स की बात कर रहा हूँ, कि ट्राइबल से भी खतरा था उनको कि जो यहाँ के ट्राइब लोग हैं वो ब्रिटिशर्स को मारी ना दें, इसलिए उनको लगा ये आइलैंड ठीक है उन लोग के लिए। लगभग 1 साल ब्रिटिशर्स यहाँ पे रहे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी यहाँ रहे। तब उस समय जेल नहीं हुआ करता था, प्रिजनर्स को हथकड़ी लगाकर ओपन में छोड़ देते थे। फिर ब्रिटिशर्स को ऐसा 1 साल बाद लगा कि हम भी यहाँ पर, प्रिजनर्स भी यहाँ पर, तो बेटर है हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं रॉस आइलैंड। तो उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस साथ में अपना रहने का सिस्टम रॉस आइलैंड में बना लिया, जो हमने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया। और प्रिजनर्स को वो लोग ले गए वाइपर आइलैंड। वाइपर आइलैंड हम लोग तो गए नहीं क्योंकि वहाँ जाने के लिए फेरी नहीं है, लेकिन आप यूट्यूब पे पुराने वीडियोस वाइपर आइलैंड के देख सकते हो। वहाँ पर आज भी जेल के कुछ रिमेन्स हैं, जो उस टाइम का जेल होता था। साथ में वहाँ पर प्रिजनर्स ओपन में भी होते थे। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 का जब समय आया तो जापानी यहाँ पर आ गए और जापानियों ने इस आइलैंड पे कब्जा कर लिया।
मैं सिर्फ चाथम की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे अंडमान आइलैंड्स की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड वॉर क्योंकि चल रही थी तो अलाइड फोर्सेस ने इस जगह बॉम्ब गिराया, क्योंकि जापानियों का ये बेस था। जापानी तो हर तरफ थे, लेकिन चाथम को उन्होंने बेस बनाया फॉर द सेम रीज़न, जिस रीज़न की वजह से ब्रिटिशर्स ने इस जगह को पहले अपना बेस बनाया था, क्योंकि यहाँ पर शिप आसानी से आ जाता है। आपको अगर एंट्री लेनी है बाहर से, सी के अंदर एंट्री, मतलब आपको हिंदुस्तान की तरफ आना है, तो चाथम और रॉस आइलैंड, ये दोनों आइलैंड ऐसे हैं जहाँ से आप निकल के ही जाओगे। तो ये नज़र रखने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं। जो जापानियों ने यहाँ बेस बनाया, अलाइड फोर्सेस ने यहाँ बॉम्ब गिराया, ये सब यहाँ की जुड़ी हुई हिस्ट्री है। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एक 100 मिल बनाई थी, आरा मिल। तो अभी हम 100 मिल चल के विज़िट कर लेते हैं। इनफैक्ट मैं 100 मिल के बाहर ही खड़ा हूँ, सामने की तरफ है। उस समय की ये एशिया की सबसे बड़ी आरा मिल थी। अब अंदर चलते हैं और आरा मिल चलकर विज़िट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ₹20 पर पर्सन एंट्री टिकट लेके हम यहाँ पर आ गए हैं। सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे के बीच में आप यहाँ पे आ सकते हैं। संडे वैसे वीकली ऑफ होता है, लेकिन म्यूज़ियम यहाँ पर संडे को ओपन रहता है। अब मैं सोच रहा हूँ पहले हम 100 मिल देख लें या पहले म्यूज़ियम विज़िट करें। भैया म्यूज़ियम कहाँ पर है? वहाँ पर। म्यूज़ियम के बाहर खड़े होकर मैं आपको टूरिस्ट गाइड मैप ऑफ अंडमान दिखा रहा हूँ। देखिए जी, हम अभी यहाँ पे हैं, पोर्ट ब्लेयर, यू आर हेयर। यहाँ पर हम लोग चिड़िया टापू गए थे, लिखा है ना सनसेट पॉइंट। जॉली बॉय हम लोग नहीं गए क्योंकि 1 महीने के बाद वहाँ जाना स्टार्ट होगा। रेड स्किन आइलैंड भी 1-1.5 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाना अलाउड नहीं है। और लिटिल अंडमान जाने के लिए 3 से 4 दिन का टाइम होना चाहिए, क्योंकि रेगुलर फेरी यहाँ जाने के लिए नहीं है। अगली बार आऊँगा तो मैं यहाँ पर जाऊँगा। अब ऊपर की बात करते हैं। साउथ के बाद ना, जहाँ बारातांग लिखा है ना, बारातांग, रंगत, वो सब मिडल अंडमान का पार्ट है। और थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे जहाँ माया बंदर, दिगलीपुर लिखा हुआ है, सैडल पीक दिख रहा है ना आपको, स्मिथ आइलैंड, रॉस आइलैंड, और ऊपर तक देखते रहो, वो सारा का सारा टिल जहाँ तक आपको दिख रहा है वो सारा नॉर्थ अंडमान है। टूरिस्ट प्लेसेस ना इन्होंने यहाँ पर समरी के तौर पे भी लिख दी हैं। हैवलॉक, नील और बारातांग की मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। हम लोग पैरेट आइलैंड नहीं गए थे। वैसे पैरेट आइलैंड तब आप जा सकते हो अगर आप रात को बारातांग में रुके हुए हो, विच मीन्स आप मिडिल और नॉर्थ एक्सप्लोर करने निकले हो, रात को बारातांग रुके, पैरेट आइलैंड देखो। आपको पैरेट हो सकता है देखने को ना मिले, क्योंकि अंधेरे का टाइम होता है, बहुत सारे पैरेट आ जाते हैं वहाँ पे, साउंड जरूर सुनाई देगी, और तभी इस आइलैंड का नाम है पैरेट आइलैंड। जब आप आओगे ना पोर्ट ब्लेयर, इट इज़ अ गुड आइडिया टू विजिट दिस प्लेस बिफोर यू गो एनीवेयर एल्स। मैं ऐसा इस वजह से बोल रहा हूँ, एक तो आपको क्लियर आइडिया लग जाता है टूरिस्ट लोकेशंस का, और अगर आप होमवर्क नहीं करके आए उस सूरत में बता रहा हूँ, और दूसरा फिर थोड़ा पिक एंड चूज़ कर सकते हो, आइटनरी में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो कर सकते हो। वैसे काफ़ी लोग पोर्ट ब्लेयर को 1 दिन देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पोर्ट ब्लेयर घूमने के लिए आपको 2 दिन का समय चाहिए। 1 दिन थोड़ा टाइट है, स्पेशली जब आप इस जगह आना चाहते हो या और जगहें भी देखना चाहते हो। आइए जी, म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। अभी हम ना म्यूज़ियम विज़िट करने आए हैं, तो ये आप म्यूज़ियम देख लीजिए। 6 मंथ ओल्ड बेबी डॉल्फिन है, ये बीच साइड पे पाया गया, तो इन्होंने यहाँ पर प्रिजर्व करके डिस्प्ले पे रखा हुआ है। कुछ बीचेस की फ़ोटोग्राफ। अगली बार जब हम आएंगे ना, तो तब हम दिगलीपुर जाएंगे, ऐसा मेरा प्लान है। बाकी तो हमने काफ़ी सारे जो यहाँ के बीचेस हैं वो देख ही लिए हैं। तब माया बंदर भी विज़िट करेंगे। ये कुछ कोरल की फ़ोटोग्राफ्स हैं इस तरफ को। द स्कल ऑफ बफलो, मेरीन कंपस। अंडमान में ना 24 किस्म की वुड पाई जाती है, कुछ कम कुछ ज़्यादा। सबसे ज़्यादा यहाँ की जो लोकल वुड है ना, पदौक, वो फेमस है, वो भी कैटेगरी 1 वुड है। उसका ये सारा फर्नीचर आइटम्स हैं, जो अभी सामने आप चेयर, टेबल, हैंगिंग पीसेस जो देख रहे हो ना डिस्प्ले पे, ये सब डिस्प्ले आइटम्स हैं, और सारी की सारी पदौक वुड से ही बनी है। अंडमान में टोटल 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें से 37 इनहैबिटेड है, ऐसे यहाँ लिखा है ना। और डिस्टेंसेस बाय सी, पोर्ट ब्लेयर टू कोलकाता 1255 किलोमीटर्स, चेन्नई 1190,
वाइजैग 1200, ऑलमोस्ट मतलब तीनों सेम रेंज में ही हैं। और यहाँ पर ट्राइब्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि 6 जो यहाँ के एबोरिजिनल ट्राइब्स हैं ना, अंडमानीज़, ओंगीज़, जरावास, सेंटिनलीज़। सेंटिनलीज़ सबसे कम है, यहाँ तो कोई जाता भी नहीं है, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी नहीं जाती, 50 का काउंट लिख रहे हैं। और निकोबारीज का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है 2011 सेंसस के मुताबिक, और शॉम्पेन्स 219। हम जब वहाँ गए थे बारातांग, तो रास्ते में हमने देखा था वो जो पूरा रीजन था 50 किलोमीटर का, जरावा ट्राइब के लोग वहाँ पे रहते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में रिकॉर्ड किया था। और टोटल पॉपुलेशन 425। मैं भी बोल रहा था ना आपको 24 टाइप्स ऑफ वुड यहाँ पाई जाती है, जैसे सागवान इज़ कैटेगरी 1 और पदौक इज़ ऑल्सो कैटेगरी 1। तो इन्होंने कैटेगरी दी और वुड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन की हुई है, आप पढ़ के जान सकते हो। चलिए अब हम 100 मिल भी विजिट कर लेते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया ना, वर्ल्ड वॉर 2 के समय अलाइड फोर्सेस ने यहाँ पे बॉम्ब फेंका था। आगे चलकर हम बॉम्ब पिट देखेंगे। ये वो जगह है जहां पर बॉम्ब गिरा था। 100 मिल कंपाउंड के अंदर ही जापानीज बंकर है। ये देख लीजिए, ये 2 फीट का रास्ता है, सामने दीवार है ना, वहां से लेफ्ट टर्न करता है। फिर मैं थोड़ा सा आगे जाके देखने गया था कि राइट टर्न एक और है, सभी ऐसे 2 फीट है। तो अंदर तो वीडियो नहीं बन सकता था, इतना अंधेरा है। आइए सामने से हम आरा मिल विजिट करने जाएंगे। भैया एंट्री कहाँ से है टूरिस्ट के लिए? वो ऊपर जाने का 130 साल पुरानी 8 फीट वर्टिकल बैंड 100 मिल है। हेड रिग लिखा है ना, और ये लिख रहे हैं कि इसको 1983 में डीकमीशन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स। हम 100 मिल कंपाउंड में तो 1 घंटे पहले आ गए थे। हमने सोचा कि मिल सबसे आखिरी में विजिट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर आए तो मालूम चला लंच टाइम स्टार्ट हो गया है। 11 से 11:30 तक का लंच रहता है, आधा घंटा लगेगा काम वापस रिज्यूम होने में। तो हम लोग यहाँ रुकते नहीं हैं, यहाँ से चलते हैं। वैसे ये पूरा जगह है जहाँ पे काम होता है। स्टोरेज का एक अलग सेक्शन है, अभी हम वहीं से निकल कर आए हैं। स्टोरेज के 3-4 सेक्शन है और 70% एरिया तो टूरिस्ट जा सकते हैं, बाकी कुछ एरियाज़ हैं वहाँ लिखा हुआ है नो टूरिस्ट अलाउड हेयर करके। ये जो 100 मिल है ना, आज की तारीख में शायद एशिया की 2nd लार्जेस्ट 100 मिल है, लेकिन एक टाइम था जब ये लार्जेस्ट 100 मिल होती थी। यहाँ पर लकड़ी आती है कट करके, फिर आगे फर्नीचर बनाने वालों को दे दी जाती है, या फिर किसी ने आई थिंक घर पे कुछ काम करवाना हो, तो मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन फर्नीचर बनाने वालों को दिया जाता है। चलिए जी, अब हम यहाँ से चलते हैं। अभी मैं होटल जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर कुछ काम है, किसी से मुझको मिलना है। उसके बाद फिर आगे हमारा घूमने का प्रोग्राम जारी रहेगा। अभी देखिए सुबह के 3:30 बजे का टाइम है, हम लोग बारातांग जाने के लिए तैयार हैं। प्लान हमारा ये था कि 3 बजे निकलेंगे, 3:30 हो गए, लेकिन स्टिल वी आर ऑन टाइम, ज़्यादा लेट नहीं है, लेकिन 3:30 तक निकल जाना चाहिए। भैया आ गए हैं। अभी मैं ऐसा महसूस कर रहा था रात के 3:30 बजे कैसा सन्नाटा है। आपको थोड़ा सा आधा मिनट लगा के एक साउंड सुना देता हूँ और फिर यहाँ से हम तुरंत निकल जाएंगे। अभी कैसा है, मैं इतना ज़्यादा नेचर लवर हूँ ना, मेरे को ये चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं। अब जैसे मैं रूम से निकला ना, तो मेरे को एक वो इंसेक्ट की साउंड होती है ना, वो बड़ी मस्त सुनाई दे रही है। 10 सेकेंड का मैं पॉज लेता हूँ, देखिए। पता नहीं कैमरे में कैद हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन मुझको सुनने में एक जहाँ पे प्योर नेचर होता है ना, वहाँ जैसी फीलिंग आती है, वैसा लग रहा है। चलो आइए जी, चलते हैं। पोर्ट ब्लेयर से हमको जिरकातांग जाना है, जो टोटल 50 किलोमीटर का सफ़र है। 1 घंटा 10 मिनट दिखा रहा था चलते समय। हमने ये 90% सफ़र कर लिया, बस आखिरी ये 5 किलोमीटर बचे हुए हैं। और अभी समय हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है भाई? 4:30। 6 बजे पहला कॉन्वॉय जाएगा जिरकातांग से और अगला कॉन्वॉय जाएगा 9 बजे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पोर्ट ब्लेयर से
6 बजे निकलते हो, 5:30 निकलते हो, 5 भी निकलते हो, तो आप फिर 6 बजे वाला कॉन्वॉय नहीं ले सकते, 9 बजे वाला लोग हैं। अभी बताओ 2 कॉन्वॉय हो गए जाने के, वहाँ से लेके बारातांग तक, रिटर्न आने का कैसा रहेगा? वहाँ से अगर सुबह फर्स्ट में जाते हैं 6 बजे, हाँ, तो आप 12:30 टूर करके 12:30 में वापस आ सकते हैं, आप पॉसिबल है। अगर 12:30 नहीं आ पाए तो 3 बजे ही आना है लास्ट ऑप्शन। 3 बजे के बाद नहीं, स्टे करना पड़ता है। तो अगर आपको वहाँ पे घूमते घूमते 4 बज गए तो फिर आप आ नहीं सकते, फिर आपको वहीं पे रुकना पड़ेगा। पड़ता है। अच्छा जी। जी। भैया यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क किसका अच्छा आता है? BSNL। जहाँ पर अभी ये जेटी पॉइंट है, वहाँ पर किसी प्राइवेट ऑपरेटर का नेटवर्क आता है, जैसे जियो, एयरटेल? जियो का नहीं है सर, जियो का टावर अभी लग रहा है सर। जियो लगा रहा है टावर। एयरटेल आता है? एयरटेल बहुत कम सर, करंट रेंज से एयरटेल का एयरटेल का नेटवर्क रहता है, हाँ। करंट रेंज से एयरटेल का नेटवर्क नहीं रहता है। कभी रहता है, कभी नहीं रहता। जी हाँ। लेकिन जियो टावर यहाँ पे लगा रहा है। जी हाँ। लेकिन जहाँ हम लाइमस्टोन केव विजिट करने गए थे, वहाँ किसी का नेटवर्क नहीं आता। जी नहीं। अंदाज में बारातांग का आबादी कितना होगा? 5000 तक होंगे सर। 5000, जिसमें ये जेटी पॉइंट भी आ गया। जी हाँ। और वहाँ कोई रहता है लाइमस्टोन केव के आसपास? गाँव है सर वहाँ पर, कुछ लोग रहते हैं। जी हाँ। होंगे 100-200? 100-200 नहीं है सर, 7 फैमिली रहता हूँ। 7 फैमिलीज। हम लोग जिरकातांग पहुंच गए हैं। आज सुबह हम इसी जगह खड़े हुए थे, तो सामने ये होटल है ना, यहाँ पर हमने नाश्ता किया था। और अभी दोपहर के 2:30 बजे हैं। जैसे यहाँ पहुँचे रास्ते में ना मैं सो गया था, तो जब नींद खुली तो पता लगा हम लोग जिरकातांग पहुँच गए। तो अब चाय पीने के लिए हमने यहाँ पे हॉल्ट लिया है। तो देखा मैंने कि गरम गरम मेदू वड़ा बन रहा था, और ये दाल वड़ा भी गर्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी 1 घंटा पहले बना है। तो मैंने दोनों को 1-1 पीस ले लिया। मेदू वड़ा में दम है, क्या बात है, चाह गया। बहुत बढ़िया। जहाँ पे सब मिला लेंगे तो 8 से 10 ईटरीज हैं। अब हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ से ना 50 किलोमीटर का सफ़र करके वंडूर जा रहे हैं। सी बीच विजिट करेंगे। 2:30 बजे का टाइम है, तो 1.25 घंटा तक लगेगा, शायद 1.5 घंटा लग लेगा। 4 बजे तक पहुँचेंगे वहाँ पे। फिर हम वहाँ से पोर्ट ब्लेयर जाएंगे। सामने पोर्ट ब्लेयर का डिस्टेंस लिखा हुआ है 49 किलोमीटर्स, 50 लगा लो। अगर हमें डायरेक्ट पोर्ट ब्लेयर जाना हो तो 50 है, वंडूर जाएंगे तो 50, और बाकी वंडूर से आगे जो डिस्टेंस होगा पोर्ट ब्लेयर जाने का वो। मैं 2 मिनट पहले ना सामने जो बस दिगलीपुर से आई है, बस ड्राइवर से पूछने गया था कि आप सुबह कितने बजे चले हो। कह रहे 5 बजे चले और अभी 2:30 बजे पहुँचे। आज तो जल्दी आ गए। चलो चाय पी के हम यहाँ से निकलते हैं। शाम के 2:45 बजे का टाइम है। अब शाम ही बोलेंगे यहाँ पर, वैसे हम दोपहर बोल देते हैं, लेकिन यहाँ शाम इसलिए क्योंकि 2 घंटे के बाद अंधेरा हो जाएगा। 2.5 घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा। वंडूर बीच से पोर्ट ब्लेयर के रास्ते पे ना डॉलीगंज है। अभी हम डॉलीगंज में वेदांत होटल के बाहर खड़े हैं। आज हम अर्ली डिनर कर रहे हैं, शाम के 5:45 बजे का टाइम है। होटल वेदांत है और रेस्टोरेंट का नाम है साईं रेस्टोरेंट, सामने लिखा है ना प्योर वेज। आइए जी यहाँ चलते हैं। ये पनीर चिली दिया ना आपने?
पहले मैं सोच रहा था ये खीरे गाजर को इन्होंने 10 मिनट तो इसमें लगा दिए होंगे, छोटा छोटा खीरा काटने में और गाजर से इसको डेकोरेट करने में। फुल ऑन जस्टिस है। बाकी मटर, छोटी छोटी गाजर, छोटे छोटे बीन्स, ऑर्डर देते समय मुझे लग रहा था पनीर चिल्ली तीखा होगा, लेकिन उतना ज़्यादा तीखा नहीं है और ग्रेवी भी मज़ेदार है। पनीर, कैप्सिकम, अनियन, ऊपर धनिया, अच्छा टेस्ट है। कल हम ना ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस पोर्ट ब्लेयर के नज़दीक के ही जो पॉइंट्स हैं जो हमने अभी तक मिस कर दिए हैं, कोशिश करेंगे उनको विज़िट करें। और परसों मैं एक दिन के लिए कोलकाता जा रहा हूँ, वो भी अच्छा रहेगा। अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोलकाता जाऊँ, स्पेशली इसको ध्यान में रखते हुए कि मेरा जो सफ़र है वो तो वाया कोलकाता ही है, तो इसको ध्यान रखते मैंने अपनी जर्नी को एक दिन एक्सटेंड कर लिया है, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो अंडमान की सीरीज़ अभी तक देखी है उसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। जैसे बोलते हैं दिल मांगे मोर, तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं नवंबर या दिसंबर महीने में आता तो विजुअल्स और ज़्यादा क्लियर हम आपको दिखा पाते हैं। बीच बीच में क्या हुआ हमारे साथ चलते हुए कि कभी बारिश आ जाती थी तो हम कुछ व्यूज़ आपको उतने अच्छे से दिखा नहीं सके और ख़ुद भी वो उतना इंजॉय भी नहीं कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम मुंडा पहाड़ी गए थे, चिड़िया टापू गए, आपने एक एपिसोड में देखा होगा, तो रास्ते में बहुत बरसात आ गई थी, ऊपर पहुंचकर बारिश आ रही थी, तो वो विजिबिलिटी डाउन हो गई है। लेकिन यही मुंडा पहाड़ी अगर दिसंबर या जनवरी महीने में अगर आप जाके देख लो तो मज़ा आ जाएगा आपको। ऐसे मैंने इमेजिन किया कि अभी ये है तो दिसंबर जनवरी में कैसा होगा, टॉप से समुद्र का व्यू देखना। एनीवेज कुछ ना कुछ तो देखो बेस्ट एफर्ट बेसिस के बाद भी रह ही जाता है, क्वाइट ऑब्वियस है। आज का एपिसोड बताना आपको कैसा लगा। फिलहाल मैं आपको यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ। अगले डेस्टिनेशन के बारे में मैंने पूरी तरह से सोचा नहीं है, कुछ थॉट्स हैं मेरे माइंड में, लेकिन मैं सोच लूँगा आने वाले कुछ दिनों में। और तब तक तो मैं ये कम्युनिटी में मैसेज भी डाल दूंगा कि आप अपने इनपुट्स दो कि मैं कहाँ जा सकता हूँ दिसंबर मंथ में। जब तक आप जानते हैं ना हमें 1-1.5 महीना लग जाता है एडिटिंग करने में, फिर हम वीडियोस पब्लिश करते हैं। चलो अभी के लिए आपको बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।